नमस्कार। आप लोगों को पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्ट 12वीं के पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं से वैसे मोस्ट वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जिसकी संभावना है बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाने की। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक व आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? ये 2018, 19, 20 और 21 में पूछा गया है। तो समझते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को समानता मिले, उसकी मान मर्यादा सुरक्षित हो, तथा आर्थिक न्याय का अर्थ है गरीबी और बेकारी जैसे दोषों का निराकरण हो, आर्थिक विषमता दूर की जाए। अर्थात गरीबी और अमीरी के बीच जो अंतर है उसको खत्म किया जाना आर्थिक न्याय का अर्थ होता है। और समाज में सभी वर्ग को समानता मिले, उसकी मान मर्यादा सुरक्षित हो, ये सामाजिक न्याय का अर्थ होता है। सेकेंड प्रश्न दोस्तों, केंद्र शासित राज्य क्या है? ये 2020 में पूछा गया है। तो सिंपल सा इसका आंसर, भारत का वह क्षेत्र या वह भाग जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन होता है उसे हम केंद्र शासित राज्य कहते हैं। उनको राज्य के भांति स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? ये 2019 में पूछा गया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली थे। उन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सन 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्यों का निर्माण किया गया तथा 6 संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित राज्य बनाया गया। तो 14 राज्य बना था और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। कब बना था? 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनने के तहत बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, राज्य व संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, राज्य जिस पर केंद्र सरकार का मतलब डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं होता है, और संघ शासित क्षेत्र पर क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। चलिए, भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ क्या होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषाओं, संस्कृति आदि के लोग रहते हैं। फिर भी नेहरू के शब्दों में सभी एकता के अदृश्य धागों में बंधे हुए हैं। यानी कि भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ है दोस्तों कि भारत में अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर भी वो एक अदृश्य धागे में बंधे हुए मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, यही भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। तो दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 में भारत को आजादी मिली थी और इसी के अंतर्गत रियासत के राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में मिला सकता था। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने शुरुआती में तो ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने ऐसा किया और 1957 में जम्मू कश्मीर का एक संविधान लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, ये कश्मीर समस्या है दोस्तों, इसको अच्छे से हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में करेंगे कि एक्चुअली क्यों उस समय वो नहीं मिलाना चाह रहा था और फिर बाद में जाकर वो क्यों मिलाना चाहा। लेकिन मिलाने के साथ साथ उन्होंने यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ उन्होंने 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लिखा और उसको लागू किया, जिसमें उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग 1957 में जो जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था उसके अंतर्गत घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और 15 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो प्राप्त था
उसको समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करा शिमला समझौता क्या है? 2015 में, 16 में, 19 में और 21 में पूछा गया शिमला समझौता। समझते हैं। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। ये कितना तीसरी बार आक्रमण है दोस्तों। पहली बार 1947 में ही आक्रमण करता है आजादी के जस्ट बाद जम्मू कश्मीर पे। दूसरी बार आक्रमण करता है 1965 पे, 65 में, और तीसरी बार आक्रमण करता है 1971 में। जिस और आक्रमण करने के बाद पाकिस्तान का पराजय होता है। ठीक है ना। बांग्लादेश में हमारी सेनाओं ने, यानी कि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को हरा दिया और उस सेनाओं को किसको, वहां के जो शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया तथा पाकिस्तानी सैनिकों को क्या कर दिया, बंदी बना लिया। ठीक है ना। आपको याद रखना दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ, यानी समझौता हुआ जिसको शिमला समझौता कहा गया। और इसी मतलब संधि यानी कि समझौता के तहत युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया और उनकी वापसी की गई। और यह तय किया गया कि दोनों देश अब वार्ता से, यानी कि बातचीत से कश्मीर समस्या का समाधान करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत के पास कई चुनौतियां थी, जिसमें दो प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती। ये दो प्रमुख चुनौतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्आयोग किस वर्ष गठित किया है? ये 2017 और 18 में पूछा गया है। देखिए, स्वतंत्र भारत में आंध्र प्रदेश के गठन के साथ देश के अन्य भागों में भी भाषाई आधार पर राज्य गठन करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन संघर्ष से बाध्य होकर सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्आयोग का गठन किया और आयोग के अध्यक्ष फजल अली ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इसी के तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, भाषा नीति क्या है? ये 2018-19 में पूछा गया है। भाषा नीति समझते हैं। तो कह रहा एक साक्षी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्रीय निर्माण व उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जन समूह की पहचान होती है। इसी नीति को भाषा नीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 VBI लघु उत्तरीय प्रश्न था पहला चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी साथी होंगे जो इंटर में आर्ट्स लिए हैं उनको इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।